All right, hi everyone, good evening. Can you guys see the screen? Yes. Sure. All right. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का डिस्कशन शुरू कर दिया था, in which we discussed what is electrolysis and then what are the products of electrolysis. थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे हम लोगों ने. किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है उसमें? No, sir. All right. तो हम लोग अब उसी को कंटिन्यू करेंगे in a more numerical manner through Faraday's laws of electrolysis. So हम लोगों को इतना समझ में आ गया है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन क्या इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इलेक्ट्रोड्स हैं. समटाइम्स concentration of electrolyte also plays a role, and based upon that we have a fair enough understanding कि reactions क्या होंगे, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, एंड ओवरऑल क्या रिएक्शन होगा. ठीक है. With that thought process clear, let's look at the first law of electrolysis. Now, first law of electrolysis is actually, if I simply put it, it is definition of equivalence. Do you remember what was the definition of equivalence जो हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा था? Equivalent of a substance हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? चलो फॉर्मूला क्या था ये बता दो मुझे. नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. n फैक्टर का डेफिनेशन बता दो, चलो इतना तो याद होगा. व्हाट वाज n फैक्टर? Net change in oxidation state. एक और डेफिनेशन दूसरा जो कराया था. Number of moles of electron given per mole of species. Number of moles of electron given or taken per mole of substance, right? अब अगर मेरा moles of substance जो है वो मैं multiply कर देता हूँ, right? If I multiply the moles of substance, then do you see the equivalence का definition coming up? Can I write this as total moles of electron given or taken by substance? Yes, sir. Right? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, equivalence of a substance is equal to the total moles of electrons given or taken by the substance. Right? बस यही हमारी डेफिनेशन है, यही हमारा फैराडेज लॉ है. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव एज फैराडेज लॉ. अब आप नोटिस करोगे इसके वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स हम लोग यूज कर सकते हैं. कैसे? अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर लेता हूँ इसको. ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है. डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में कैसा डेटा मिलता है, ये अलग अलग
interpretations of left hand side and right hand side can be used. I think left hand side is something जो कि आप लोगों को काफी अच्छे से आता है. हम लोग इक्विवेलेंट्स को, मुझे इक्विवेलेंट्स निकालने के एटलीस्ट 3 फॉर्मूलाज बता दो. क्या क्या होते थे? एक होता था मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. Yes, sir. So molecular weight by n factor. Moles into n factor. Yes. राइट. और क्या होता था? n फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? Yes, sir. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिखते थे ना. Yes, sir. कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलारिटी. और भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. कैपिटल N स्टैंड्स फॉर हेयर नॉर्मेलिटी. V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम इन लीटर्स. राइट? याद आ रहा है ऐसे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और राइट हैंड साइड जो है, ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो क्या लिखा हुआ है इस फॉर्मूला में? टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन. तो ये टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इसके लिए आप एक लिख सकते हो, चार्ज इन फैराडेज. ये जो आपको यूनिट शायद पता नहीं होगा, बट अब मैं बता देता हूँ. 1 फैराडे, ठीक है, या 1 फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं इसको. 1 फैराडेज कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट? आपने पढ़ा है ना ये 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स. हाँ सर. मतलब रफली रहता है. एग्जैक्ट तो कैसा होगा? एग्जैक्ट विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 into 6.02 into 10 की पावर 23 कूलम. रफली 96500 कूलम आ जाता है. राइट? तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, तो जितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फैराडे चार्ज होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इट कैन बी रिटन एज Q in coulombs upon 96500. अगर चार्ज इन कूलम है तो डिवाइड बाय 96500 करने से चार्ज इन फैरेड आ जाएगा, क्योंकि 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 कूलम्स. ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं? Yes. Yes. अच्छा, चार्ज इन कूलम क्या रहता है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. ऐसा लिख सकते हैं ना? I stands for current in ampere and T stands for time in SI units, that is second. So current into time is the charge flown, है कि नहीं? Yes, sir. Right? तो ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट. बस तो यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इतना ही है. द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस. अब इसके आगे की मेहनत आप लोग ही करोगे. मैं आपको सवाल दूंगा और आप मुझे जवाब दोगे. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. मैं एक बार सवाल लिख देता हूँ, तो जूम कर दूंगा.
कॉपी करते जाओ और सवाल भी सॉल्व करते जाओ। देख लिया ये वाला? Faraday, यस सर, हो गया नोट। सर एक सेकेंड। देख लो पूरा। ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था, that Faraday's first law is the definition of equivalence. अच्छा, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी का वर्जन भी बता दूंगा। उसमें ऐसे ZID करके कुछ दिया हुआ है, तो वो वाला वर्जन भी मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी वाला। डन सर। ठीक है, ये भी देख लिया, LHS RHS। चलो इसका आंसर बताते जाओ। आया आंसर? क्या क्या यूज करना पड़ेगा इसमें? राइट हैंड साइड पर तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, हाउ Yes. मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या यूज करना चाहिए, जो आपके मन में है? मोल्स इनटू एन फैक्टर यूज कर लो। Yes, sir. So, first option answer. एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कैल्शियम से कैल्शियम फ्लोराइड जा रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड माने CaF2, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 रहता है ना, या इनफैक्ट कैल्शियम फ्लोराइड से कैल्शियम बन रहा है, तो एन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2। तो आप लिख सकते हो मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज इन फैराडे, राइट? ये ए ऑप्शन आ गया। Yes. चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर वाला सॉल्यूशन दिखा दीजिए एक बार। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मोल्टन कैल्शियम फ्लोराइड है, या क्लोराइड है, सॉरी क्लोराइड नहीं था,
क्लोराइड था, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा होगा, calcium 2 plus 2 electron would be giving calcium, right? ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, या जो भी है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम भी लिखोगे तो चलेगा, इज इक्वल टू चार्ज इन फैरेड, राइट। एन फैक्टर समझ में आया, इसमें कितना रहेगा, टू हो जाएगा, राइट। सिक्स्थ वाले में बता दो क्या आ रहा है। आया। Yes, sir. इसमें कैसे करना पड़ेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड में व्हाट इज इट दैट वुड बी हैपनिंग, राइट। यहाँ पर ये एनोड पर Cl minus would be giving Cl 2 plus 2 2 electron, electrons. right। अब यहाँ पर equivalent of chlorine Cl2 should be equal to the
राइट हैंड साइड को मैं क्या लिख दूंगा, या यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, moles into n factor. जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको अपन लिख देंगे इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर, Yes, sir. 0.1 इनटू एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2. 2। एक का चेंज 2 आइटम है, Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा, अपन इसको IT बाय 96500, 500. Yes, sir. तो 3 इंटू टी अपॉन 96500, इससे टाइम सेकेंड्स में आ जाएगा, उसको फिर मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, राइट। सर इससे मेरे एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा था, तो Yes, कुछ sir. मैंने मिस्टेक करी है या अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन? यस सर 107 कुछ मिनट 107 मिनट्स कुछ सेकंड आ रहा था। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा ना, यस सर। और तो क्या, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दिस टाइम थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, करो ट्राई।
ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। इसमें भी कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट, लाइक यहाँ पर जो इक्वेशन भी आप लोगों के सामने है और इट्स नॉट बैलेंस्ड बट अनबैलेंस्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब इक्विवेलेंट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे मोल्स into n factor, right? Moles can be written as mass upon atomic weight, है ना? Mass can be written as volume into density. And how can this volume be written as surface area into thickness? Right? इतना तो अपने को समझ में आ ही गया that we'll Yes, have sir. to use this journey, right? And what about the right hand side? सर IT बाय 96500 कर देंगे। IT/by 96500 कर देंगे, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूनिट्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना, ये सेंटीमीटर में लिखना, यहाँ पे मैं डेंसिटी भूल गया, इनटू डेंसिटी, ठीक है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, राइट। ये एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में लेना, राइट। तो ये आपको मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। सब ऐसा यूनिट में हो गया। यहाँ पे करंट एम्पियर में लेना और टाइम सेकंड्स में, ठीक है। एक मिनट।
हाँ सॉरी गाइस, ऑलराइट। सो यहाँ पर अब आपने डेटा पुट करा एक एक करके। इफ यू विल नोटिस यहाँ पर थिकनेस है और एरिया है 0.25, तो इंटू 10⁴ करना पड़ेगा ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए। फिर थिकनेस ये मिलीमीटर में दिया है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर है, और मिलीमीटर कितना होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर डेंसिटी आपको दिया हुआ है 7.19, 7.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्रोमियम का दिया नहीं है, कितना होता है क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52. 52। एन फैक्टर कितना दिख रहा है यहाँ पर 6. नहीं, अपने को छह का क्रोमियम change का एन दो. फैक्टर। सर 12। 12 से 6 का अच्छा change. अच्छा, नहीं हाँ 6, सॉरी राइट, 12 नहीं होगा, लाइक ये +6 से 0 जा रहा है, मुझे इसका एन फैक्टर चाहिए क्रोमियम का। डाइक्रोमेट आयन का थोड़ी ना, क्रोमियम की प्लेटिंग हो रही है, यस सर, हाँ ठीक। हाँ तब तो ठीक. यस. इक्विवेलेंस ऑफ क्रोमियम मुझे जमाना है, तो क्रोमियम का एन फैक्टर 6 लेना है, राइट। फिर राइट हैंड साइड पर करंट कितना है अपना 75 इंटू टाइम अपॉन 96500। तो अब आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, टाइम आपका सेकेंड्स में आएगा, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ऐसे ही करें। तो आपको समझ में आ रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ कैसा चल रहा है? यस अच्छा ठीक है। इसमें अब एक एडिशनल डिटेल और नोटिस करना। एडिशनल डिटेल कैसा रहेगा यहाँ पर, सो अब आप नोटिस करोगे इसको अपन नाम देते हैं एफिशिएंसी फैक्टर, ठीक है। तो कैसा रहता है यहाँ पे, sometimes, in fact I would say not sometimes, it is like all the times, because efficiency is never 100%. Charge supplied by external current is not 100% used for electrolysis. There are practical inefficiencies. तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा फॉर्मूला में, नोटिस करना कैसा रहेगा, equivalent of substance will be equal to eta times right hand side. Eta is the efficiency factor,
राइट. सो टिपिकली वो जैसा रहेगा ईटा इनटू, सप्लाइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, IT बाय 96500. Right, eta is what, as I said, efficiency efficiency factor. factor. ठीक है. Now based on this एक क्वेश्चन ट्राई करो. एक थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला की जगह थोड़ा सा और मेहनत भी लगेगी. अच्छे से पढ़ना और फिर ट्राई करना.
ऑलराइट, आया कुछ? इसमें इनिशियल जिंक 2+ कितना है? कॉन्सेंट्रेशन 0.16 मोलर बोला जा रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 300 ml. So you can say moles of zinc 2+ is equal to 0.16 into 0.3, ये 0.048 हो गया, ठीक है, 48 मिलीमोल्स बोल सकते हो आप. ये इनिशियल सिचुएशन है. नाउ अब अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होने वाला है? Zinc 2+ gets deposited, right? So यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं equivalents of zinc 2+ deposited is equal to eta IT by 96500. ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ, यस सर. ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ जिंक 2+ डिपॉजिटेड इनटू n फैक्टर. कितना n फैक्टर दिख रहा है यहाँ का? 2 है. ईटा कितना बोला जा रहा है? 90%, है ना? करंट एफिशिएंसी 90% बोला जा रहा है. 90/100 इनटू करंट 1.7 amp for 230 seconds upon 96500. राइट, समझ में आ रहा है ना? डेटा देख के कौन सा वर्जन यूज करना है फॉर्मूला का. यस सर. तो इससे आपको मोल्स ऑफ जिंक 2+ डिपॉजिटेड आ जाएगा. ठीक है, इम्प्लाइज फाइनल जिंक 2+ इन सोल्यूशन. ये कितना हो जाएगा? इनिशियल जिंक 2+ माइनस डिपॉजिटेड जिंक 2+. अब पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा. सर यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंस ऑफ जिंक क्यों नहीं लिया, मतलब Zn2+ क्यों? पूछा ऐसा है ना, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ Zn2+ आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ जिंक. ओके, पूछा ही मुझे अगर जिंक पूरा 2+ के बारे में है तो मैं जिंक 2+ के बारे में बात करूंगा. अगर ओके, मुझे जिंक के बारे में बताया होता है, जिंक के बारे में पूछा होता तो मैं जिंक के बारे में बात कर लेता. अच्छा, ओके ओके सर. क्लियर है ये कैसे करना था? ये एफिशिएंसी वाला बस सिंपल ऐसे यूज करना है, नथिंग मच. चलो थोड़ा सा एफर्ट डालो, अभी थोड़ा सा और वेराइटी सॉल्व करो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
सर एक बार जूम आउट कर दीजिए। अभी ठीक है? सर थोड़ा ऊपर। अभी ठीक है? यस सर। डन सर। ठीक है।
नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन समझ में आ रहा है? इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? -3। एंड यहाँ पर +3। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन ना? राइट। तो इक्विवेलेंट ऑफ nitrobenzene should be equal to eta into IT by 96500 and यहाँ पर आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है एनर्जी कंज्यूम कितना होगा। अच्छा, एक्चुअली ईटा इंटू 96500 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप क्यू लिख सकते हो, चार्ज इन कूलम अपॉन 96500, ये लिख दो। ठीक है, अब इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? 12.3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पर? 6 एंड एफिशिएंसी यहाँ पर 50% है, 50/100 इंटू ये चार्ज आ जाएगा आपका कूलम्स में, राइट। एंड सिंस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट्स का है, राइट, सो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो गया? Q इंटू V, राइट। यस समझ में आ जाएगा? जूल्स में आएगा ये, ऐसा यूनिट्स में लिखते जाओगे सब, लाइक ये कूलम्स में लिखोगे, ये वोल्ट्स में, तो ये जूल्स में आ जाएगा। ठीक है सर, वो एक बार +3 और -3 बताना फिर से नाइट्रोजन। एन फैक्टर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये रहेगा ना लुईस स्ट्रक्चर इसका, एन डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। यस सर। अब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन? ऊपर वाले राइट वाले ऑक्सीजन को दो दे दिए, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को भी 2 दे दिए, लेकिन नीचे वाले कार्बन से 1 ले लिया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। हाँ यस सर। यहाँ पर नीचे वाले कार्बन से भी ले लिया, हाइड्रोजन से भी ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, हाँ यस सर, समझ ओके। ये कैच था इस क्वेश्चन का, आई थिंक मेजर, बाकी तो सब डुएबल था। ठीक है, वैरायटी समझ में आ रही है ये? यस सर। सेकेंड लॉ पे चले। फर्स्ट लॉ इनफ देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। सेकेंड लॉ में करा देता हूँ, फिर वो एनसीईआरटी वाले वर्जन भी कराता हूँ। ठीक है, तो पहले आप सेकेंड लॉ लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स था। सेकेंड लॉ पे आ जाओ। सेकेंड लॉ जो है, सिंपली स्पीकिंग, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। This is what the second law is in very simple terms. तो यहां पर कैसा होगा, आप नोटिस करना।
within an electrolysis. ठीक है, same charge is passed through anode and cathode, है कि नहीं? Within an electrolysis, same charge is passed through anode and cathode. हाँ सर। अच्छा, अब अगर सेम चार्ज पास हो रहा है थ्रू एनोड एंड कैथोड, तो equivalents of substance at cathode will be equal to equivalent of substance at anode, जो भी deposit हो रहे हैं या liberate हो रहे हैं. And this is something which is also the law of chemical equivalents for a redox reaction also. Equivalents of an oxidizing agent will be equal to equivalents of reducing agent. है कि नहीं? Yes, sir. बस तो वही चीज है. Right? अब इसमें एक और वर्जन ऐसा आ जाता है. Let's say if two cells अलग अलग हैं are connected in series, then क्या हो जाएगा? Then also the same current passes through. है कि नहीं? Sir. तो यहां पर भी मैं ऐसे बोल सकता हूं that equivalents of a substance in cell 1 will be equal to equivalents of another substance in cell 2. in case अलग अलग सेल में अलग अलग रिएक्शंस भी हो रहे हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उनका, बट स्टिल बिकॉज दे आर इन सीरीज सेम करंट पास हो रहा होगा, सेम टाइम में सेम चार्जेस आ रहा होगा, तो उनके भी इक्विवेलेंट्स में इक्वेट कर सकता हूं, है कि नहीं? Yes. बस तो इसको एक अब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेना. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना. देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
ऑलराइट, तो इसमें हम लोग कैसे देख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट ऑफ H2, है ना? Yes, sir. सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोला है यहाँ पे। यहाँ पर द रिएक्शन वाज Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पर 2H plus 2 electron is giving H2, right? So if I put here moles of aluminium into n factor and moles of H2 into उसका n factor, क्या रहेगा आंसर? इधर 3 Yes, sir. और इधर 2। H2 के बारे में लिखना ना, हाँ सर, एक का चेंज 2 एटम। राइट। अब 4.5 divided by 27 into 3 should be equal to volume in liters upon 22.4, ये मोल्स आ जाएंगे into 2, तो इससे आपका V का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? यस। डी ऑप्शन आता हुआ लग रहा है। हाँ सर, यही है। ठीक है, ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ऑलराइट, कैसा रहेगा? यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ Ag will be equal to equivalent of aluminium, right? Left hand side पर the deposition would be Ag plus electron giving Ag, and right hand side पर aluminium chloride बोला है ना, तो aluminium chloride plus 3 electrons will give you aluminium, right? तो यहाँ पर
मोल्स ऑफ Ag into n फैक्टर कितना रहना चाहिए Ag का, 1. एंड राइट हैंड साइड पर कितना मोल n फैक्टर रहना चाहिए एल्यूमिनियम का, 3. 3. बस ये हो गया. 54/108 into 1 should be equal to whatever mass upon 27 into 3. तो यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा 4.5 ग्राम्स आ रहा है, ये ऑप्शन Yes. राइट. क्लियर है. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. सर एक बार बता दीजिए. ओके सर, थैंक यू सर. ऑलराइट, आया इस वाले का. केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करनी है इसमें. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इनटू एल्यूमिनियम का n फैक्टर कितना रहेगा, 3. 3 sir. कॉपर का 2. 2. एंड सोडियम का will be 1 एंड बोला जा रहा है दिस इज इक्वल टू द चार्ज इन फैरेड व्हिच इज 3.
राइट. सो आपको यहाँ से पता पड़ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज 1.5 and number of moles of sodium that will get deposited is 3. So you get the ratio. C option बैठ रहा है आंसर. अगर लिख लिख के नहीं करोगे, हवा में करोगे, तो you might end up answering something else. कई स्टूडेंट ये बी ऑप्शन आंसर कर देते हैं 3 to 1. जो n फैक्टर है वही आंसर कर देते हैं. n फैक्टर थोड़ा ना पूछा था, मोल पूछा था ना, राइट. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन कर लो एक और. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. जस्ट इंश्योर कि केयरलेस मिस्टेक नहीं हो. सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, तो सबको पता ही होगा. ठीक है पीयूष, करेक्ट आंसर तुम्हारा. ठीक है लक्ष्य. ऑलराइट, क्लियर है. कुछ आया आंसर? ठीक है. सो
सिंपल है. Yes, sir. Equivalence of Ag will be equal to equivalence of O2, right? अब यहां पर नोटिस करना, H2O के ऑक्सीडेशन से O2 बनता है. ठीक है, यहां पर ही गड़बड़ हो रही होगी, अगर किसी की हो रही होगी तो. What is the N factor of O2 that is coming over here, right? O2 का N factor 4 होगा. 2 का चेंज है और 2 एटम है ना. सर मैंने SO4 2 माइनस लिया था. SO4 2 माइनस, और पानी में तो पानी जीतता है ना. हाँ ओके. हाँ यस यस. और लाइक लिखा भी हुआ है ना O2 लिबरेट. यस यस सर. हाँ अगर गलती से तुमने ये भी ले लिया तो भी तुम्हारा आंसर मैच कर जाना चाहिए, बिकॉज कोइंसिडेंटली उसमें भी ऑक्सीजन -2 से यहाँ पे 0 ही है. यस यस. मैं वो वाला थॉट भूल गया. यस. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ Ag कितना हो जाएगा. अच्छा, ये तो अपने को निकालना है. दैट विल बी मोल्स ऑफ Ag इनटू n फैक्टर ऑफ Ag विल बी 1, क्योंकि यहाँ पर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी गिविंग Ag ओनली, राइट. तो ये m अपॉन 108 into 1 should be equal to 1.6 by 32 into 4, and hence D option should come as the answer. समझ में आया. यस सर. ठीक है, तो ये आपके फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, बेस्ड अंडरस्टैंडिंग थी. ठीक है, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, आप मान के चलो कि ये मेंस लेवल या नीट लेवल एग्जाम्पल्स हैं. एडवांस लेवल क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं. किस तरीके से बढ़ाते हैं वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ. और उससे आपको समझ में आएगा. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, एक तरीके से हल्का डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया.
ऑलराइट, कैसा रहेगा ये? कुछ आ रहा है दिमाग में? ये सर, और 2 मिनट। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, लक्ष्य तुम्हारा आंसर काफी क्लोज है, करेक्ट। ऑलराइट, देखें कैसे करना था। यहाँ पर फ्यूल सेल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? दिस इज योर गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल ये रिएक्शन शो कर रहा है और उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। और ये करंट कहाँ पर यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड ओवर हियर इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। तो जो अंडरलाइंग प्रेमाइस है इस क्वेश्चन का वो है यहाँ पर चार्ज reduced from galvanic cell is equal to charge consumed by electrolytic cell, ठीक है। Now अब यहां पर आप नोटिस करोगे the short answer for how many grams of copper could have been equivalent of H2 is equal to equivalent of copper,
ठीक है, तो मैं बी पार्ट का आंसर पहले लिख देता हूँ आपके लिए. बी पार्ट का आंसर काफी शॉर्ट है. इक्विवेलेंट ऑफ H2 will be equal to equivalent of copper. ठीक है. नाउ यहाँ पर 67.2 अपॉन 22.4 ये इसके मोल्स हो गए, है कि नहीं? एन फैक्टर कितना रहेगा यहाँ पर? H2 का 2 दिख रहा होगा. यस सर. 0 से +1 जा रहा है, 2 एटम्स है. इक्वल टू मास ऑफ कॉपर अपॉन 63.5 ये मोल्स हो जाएंगे. एंड कॉपर का एन फैक्टर भी 2 रहेगा. यस. सो मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड यहाँ से आपका आ जाएगा will be 3 times 63.5 which amounts to 190.5 grams. ठीक है. यस सर, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. देन सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन जो है या ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि हमें ये बताओ करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, एवरेज करंट प्रोड्यूस्ड. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल. तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे दैट अब you can use the same concept over here as well, that equivalent of H2 should be equal to IT by 96500. ऐसा लिख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर 67.2 by 22.4 into 2 is equal to I into टाइम कितना था? 15 मिनट्स था ना. यस सर. into 60. तो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो और उससे आपको I का वैल्यू मिल जाएगा. 643. राइट. अब द प्रॉब्लम इज दैट ये एवरेज क्यों यूज किया है वो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाई एवरेज इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर? ओवर टाइम. हाँ बोलो बोलो. कुछ यही कह रहे थे क्या? ऐसा होगा ना. यस सर. ओके ओवर सर. टाइम गैल्वेनिक सेल का ई सेल ड्रॉप होता जाएगा ना, जैसे जैसे वो कंज्यूम होता जा रहा है उसके. या तो यू इंश्योर कि जो उसके अंदर स्पीशीज प्रेजेंट है उनका एंडलेस सप्लाई है. ठीक है. बट इफ यू डोंट इंश्योर दैट, एक मिनट दो मुझे, तो फिर ऐसी दिक्कत आएगी. ठीक है. अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस. ठीक है. एक शॉर्ट 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन इसमें जो एनसीईआरटी वाला वर्जन है वो मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस करके आज का लेक्चर क्लोज करूंगा. ठीक है. सर आज भी 6:30 तक हो गई ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे को इन्वर्टर ठीक करने वाला आया है तो वो लाइट बंद करेगा अभी. ठीक है. राउटर अभी Okay. जाएगा. तो एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर ओके. कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. Okay. So let's resume in 15 minutes.